नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है पेपर 1 में जो है वो जीके पूछी जाएगी, हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी। तो हम इस वीडियो में जो है वो हिंदी इंग्लिश भी जो है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा कोई भी एंगल ऐसा ना रह जाए जो हमें ना आता हो और पेपर 1 में जो है वो आप टॉप करें। जब पेपर 2 में आपके नंबर क्लैश कर जाएंगे तो पेपर 1 में आप भी को जो है वो प्रायोरिटी मिले, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आप भी अपनी तरफ से जो है वो पूरी मेहनत जो है वो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। बोलते हैं वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड विश्व जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो अभी एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल में दिया गया था और बहुत कुछ उस आर्टिकल से पॉइंट निकल कर आए। वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जाने ये डे कब मनाया गया। ये मनाया गया नवंबर 3 को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नवंबर 3 को मनाया गया। आप सोच लीजिए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा कि इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल जो था वो आया था। आर्टिकल में सब कुछ जो था वो डिटेल से लिखा गया था, वो सब कुछ हम जानेंगे। ये डे जो है वो यूनेस्को के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि यूनेस्को जो है वो इसको सेलिब्रेट करता है। और यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो इसको मनाता है। अब ये दिन मनाया गया तो आपने यहाँ से पहली बात ध्यान रखनी है कि नवंबर 3 को इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी इट्स अबाउट लाइफ। क्या थी? इट्स अबाउट लाइफ जो था वो इसकी थीम थी। ये आपने ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें क्या क्या निकल कर आए। यूनेस्को के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, यूनेस्को का जो डाटा एक निकल कर आया है उससे हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो 748 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो 134 रजिस्टर्ड कंट्री हैं उनमें जो है तो 134 कंट्री में 748 बायोस्फीयर जो हैं। इनमें से आपने ध्यान रखना है कि 22 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ट्रांस बाउंड्री है। ट्रांस बाउंड्री का मतलब आपको पता है कि दो देशों के बॉर्डर के बीच में जो है वो स्थित है। यहाँ से उन देशों के बीच में फ्रेंडशिप जो है वो इंक्रीज़ होती है, कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है उन कंट्रीज़ के बीच में। तो ये आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जाना। जो इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर दिया गया था न्यूज़पेपर में वो हमने यहाँ से जान लिया। इसकी थीम हमने जान ली, कब ये मनाया जाता है वो जान लिया, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है ये भी हमने जान लिया। एक और क्वेश्चन देखें जो आर्टिकल में ही दिया गया था। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व रिसीव्ड यूनेस्कोज मिशेल बेटिस अवार्ड 2023। तो बोलते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी कौन सी है जिसको यूनेस्को का जो है ये मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने बात करनी है कि किसको ये प्राप्त हुआ है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये अवार्ड जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार को दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो पहले तो पता होना चाहिए कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो कौन से स्टेट में स्थित है। ये तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। ये ध्यान रखना है। इसको क्यों जो था ये अवार्ड दिया गया है, इसको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है, हालांकि दिया इसको जनवरी के महीने में गया था, परंतु अभी आर्टिकल में आया था तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको दिया क्यों गया था? क्योंकि इसने जो है वो प्लास्टिक चेक पॉइंट का एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जो कम्युनिटी मेंबर हैं यहाँ के वो क्या करते हैं, जो भी व्हीकल्स जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, उनको चेक करते हैं कि उनके पास कहीं प्लास्टिक वेस्ट तो नहीं है और उसको कलेक्ट करते हैं, रिसाइकल करने लायक है तो उसको इस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है, ताकि ग्लोबल चैलेंजेस जो हमारे पास हैं, क्लाइमेट चेंज का, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है, उन सब को जो है वो डील किया जा सके टाइम से, इसलिए जो है ये सब किया जा रहा है। अब हमारे पास ना इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उनके क्या क्या नाम है वो पता होना चाहिए। एक लेटेस्ट डाटा और भी कहता है, लेटेस्ट डाटा ये कहता है कि 18 बायोस्फीयर साइट्स जो हैं वो इंडिया में हैं। आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बीच में स्थित है। सबसे पहली बायोस्फीयर रिजर्व है ये, जो कि 1986 में जो था वो एस्टेब्लाइज हुई थी। और नंदा देवी हो गया, उत्तराखंड में स्थित है। और इसके अलावा आपने गल्फ ऑफ मन्नार ध्यान रखना है, तमिलनाडु में स्थित है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में स्थित है। सुंदरवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में स्थित है। और पंचमढ़ी हो गया, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। कच्छ बायोस्फीयर हो गया, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है गुजरात में स्थित है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। मैंने इंपॉर्टेंट 1 आपको रिवाइज करा दी। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है रिवाइज करने को, परंतु हमने इंपॉर्टेंट 1 ही देखी। और अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 2034 मेंस फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ इट्स इंटरेस्ट इन होस्टिंग। देखो फीफा का जो 2034 का वर्ल्ड कप होना था वो ऑस्ट्रेलिया में होना था, परंतु ऑस्ट्रेलिया ने ना थोड़ा आनाकानी की, उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया जो उनका टेंशन था उसको होस्ट करने का। अब कौन सी कंट्री जो है वो इसको होस्ट करेगी? तो अब इसको जो है वो सऊदी अरबिया जो है वो होस्ट करेगी। सऊदी अरबिया ने जो है जिम्मेवारी ले ली है, उसने बिड किया है कि हम इसको होस्ट कर देंगे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में जो था वो हुआ था, वो हमने पहले भी रिवाइज किया है। 2022 के अलावा आपने ध्यान रखना है कि
2026 का जो होगा वो कौन होस्ट करेगा, उसको यूएस करेगा, मैक्सिको साथ में मिलकर करेगा और कनाडा भी जो है वो साथ में मिलकर उसको होस्ट करेगा। और 2026 के बाद 2034 का आपने अभी जान लिया कि कौन जो है वो इसको होस्ट करेगा। 2014 पूछा जाए तो 2014 को जो था वो ब्राज़ील के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया था। और 2014 के बाद 2018 में जो था वो रशिया ने होस्ट किया था। और 2018 के बाद 2022 में कतर ने अभी लेटेस्ट जो है वो होस्ट किया है। और कतर ने जब होस्ट किया था तो कौन सी टीम जीत कर आई थी, अर्जेंटीना जो था वो विनर के रूप में सामने आया था। तो अर्जेंटीना भी ध्यान रखना है। इसी बीच एक ईयर जो है वो रह गया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 2000 हमने 26 भी डिस्कस किया, 2034 भी डिस्कस किया, परंतु 4 सालों के बाद होता है तो 2030 में भी तो ये होगा। 2030 में कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी, 2030 में जो है वो मोरक्को इसको होस्ट करेगी। मोरक्को के अलावा जो है वो इसे स्पेन भी साथ में मिलकर होस्ट करेगा और स्पेन के अलावा पोर्टुगल भी है, इसको साथ में मिलकर जो है वो होस्ट करेगा। इनके पुर्तगाल भी इसको साथ में मिलकर होस्ट करेगा। तो 2030 का भी डाटा ध्यान होना चाहिए अब आपको। तो हुए ना डाउट क्लियर, अब नहीं रहा होगा कोई भी डाउट। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के पास जो है वो विश्व की सबसे अधिक जो परमाणु सुविधा है, अधिक जो हाईएस्ट है ना, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब ऊंचाई पर जो स्थित है, वो कौन सी है। अभी ना ये चर्चा में था, तो अभी ये चर्चा में था तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। हाईएस्ट का मतलब ना सबसे अधिक वाला हाईएस्ट नहीं है, ये सबसे ऊंचाई वाला हाईएस्ट चाहे जो सबसे हाइट पर जो है वो स्थित है। तो किस तरह से पूरी बात है, तो न्यूक्लियर जो वर्ल्ड की हाईएस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है ना वो बोलीविया कंट्री के पास है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये बोलीविया कंट्री के पास है। चलो सही बात है कि बोलीविया के पास है, परंतु आपने ध्यान रखना है कि क्यों ये चर्चा में आया। अभी चर्चा में था ना, तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको करंट अफेयर में। तो बोलीविया की कैपिटल कहाँ पर स्थित है ये भी पता होना चाहिए। बोलीविया की कैपिटल है ला पाज, इस तरह से लिखते हैं ला पाज, इस तरह से जो है वो बोलीविया की कैपिटल है। और बोलीविया की करेंसी क्या है, तो बोलीविनो इसकी करेंसी है, बोलीविनो इसकी करेंसी है। करेंसी तो याद रह जाएगी। ला पाज कैपिटल इंटरेस्टिंग है, तो ये भी ध्यान रखनी है। चर्चा में ये इसलिए था, अभी ये जानिए, क्योंकि रशिया जिसका यूक्रेन के साथ जो है युद्ध चला हुआ है, रशिया ने जो है रशिया की परमाणु एजेंसी है जिसका नाम है रोसाटॉम जो है वो इसका नाम है। इसने क्या किया है, रोसाटॉम ने जो है वो बोलीविया में जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर जो परमाणु सुविधा है उसको जो है वो स्थापित किया है। और ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थापित किया गया है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में आए। और रशिया की जो रोसाटॉम है ना न्यूक्लियर एजेंसी, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन को पूछने वाला ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना ही पूछ लेगा कि रशिया की न्यूक्लियर एजेंसी कौन सी है, तो वो है रोसाटॉम। इस तरह से आपने ध्यान रखना है, रोसाटॉम इसका नाम ये है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से बोलीविया की कैपिटल भी जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होते हैं ना उसके चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है। क्वेश्चन को बड़ी गहराई से समझा करें जब भी आंसर करते हैं, जल्दबाजी में कभी भी आंसर नहीं करना है। बहुत सारे अभी क्या करेंगे, गवर्नर इसका आंसर टिक कर देंगे जल्दबाजी में। आपने ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। पूरी बात किस तरह से है, अभी क्या हुआ कि ये चर्चा में आया, अभी इस तरह से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो है वो 3 नए चीफ जस्टिस अलग अलग हाई कोर्ट के जो हैं वो प्रपोज किए हैं। अब किसको प्रपोज किए गए हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जिस कॉलेजियम को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो था वो हेड कर रहे थे, इन्होंने जो था वो हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा और हाई कोर्ट ऑफ मेघालय, इनके लिए जो है इनके चीफ जस्टिस बनाने के लिए जो है वो अलग अलग नाम रिकमेंड किए हैं। प्रेसिडेंट जो है वो इन नामों के ऊपर सहमति देगा और फाइनली जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे ये। अब आप गवर्नर में क्यों कंफ्यूज हुए होंगे, जो भी कंफ्यूज हुए होंगे यहाँ पर गवर्नर में इस तरह से कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि जब भी ये जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बनते हैं इनको ओथ कौन दिलाता है, इनकी शपथ जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी ओथ जो है वो गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट के द्वारा की जाती है। जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनेंगे वो अपॉइंट तो किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। ठीक है, तो इनके रिकमेंडेशन और इनके द्वारा जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट कर दी जाएंगे, परंतु इनकी शपथ जो होगी ना वो प्रेसिडेंट नहीं, वो कौन दिलवाएगा, वो गवर्नर दिलवाएंगे हिमाचल प्रदेश के, अगर हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है।
अब ये तो आपको पता चल गया, यहाँ से साफ साफ पता चल गया। इस तरह का क्वेश्चन ना जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा टफ लगता होगा, और जिन्होंने पॉलिटी पढ़ रखी है, हिस्ट्री पढ़ रखी है, बहुत बार जीके पढ़ रखी है, उनको तो आसान ही लगते होंगे। अब एक और बात यहाँ से नोट करने लायक ये है कि चीफ जस्टिस अगर बनते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, तो उनकी शपथ जो है वो कौन दिलवाएगा? तो चीफ जस्टिस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और प्रेसिडेंट ही उनको जो है वो शपथ भी दिलवाएंगे। और प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलवाएगा? अगर प्रेसिडेंट बनते हैं, जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उनको किसके द्वारा शपथ दिलवाई गई थी? तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शपथ दिलवाई गई थी। मान लो इन केस ऐसा हो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो उसको जो है वो प्रेसिडेंट को जो है वो शपथ दिलवाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम गवर्नर की बात कर रहे हैं तो गवर्नर का किस्सा भी कुछ इसी तरह से है कि गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर को जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना वो शपथ दिलवाते हैं। तो जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, वैसे ही किसी स्टेट में गवर्नर का रोल होता है। ये तो बातें आपको पता ही हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं मणिपुर शेयर्स बाउंड्री विद हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स। तो बोलते हैं कि मणिपुर की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है। मणिपुर में ना काफ़ी टाइम से हिंसा चली हुई है, काफ़ी अग्रेसिव वहाँ का माहौल है। अभी आपने ये ध्यान रखना है कि मणिपुर कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ये क्यों न्यूज़ में आया? न्यूज़ में ये इसलिए आया क्योंकि मणिपुर में ना लोगों के द्वारा पुलिस से उनके वेपन्स ले लिए गए, गाड़ियाँ उनको गाड़ियों के बिना रख दिया गया। तो इस तरह से पुलिस वालों के साथ ऐसा किया गया, तभी चर्चा में आया कुछ एक इशू को लेकर। अभी आपने ध्यान रखना है कि मणिपुर 3 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये 3 स्टेट कौन कौन से हैं जिनके साथ मणिपुर बाउंड्री शेयर करता है? देखो ये है ना इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना तो आपको मणिपुर दिख जाएगा। ये है मणिपुर। अब देखो ये मणिपुर है यहाँ पर, तो मणिपुर किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। मणिपुर के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? ये जो हाईलाइटेड है ना ये मणिपुर है आपका, ये तो मणिपुर हो गया। अब मणिपुर एक तो यहाँ पर बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है और एक यहाँ पर कर रहा है। इन 3 स्टेट के साथ कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेट है ना नॉर्थ साइड में इसके, ये है कौन सा? नागालैंड। ये नागालैंड स्टेट है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो ये अपने साउथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है ना, तो साउथ में ये कौन सा स्टेट है? ये स्टेट आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ना मणिपुर के साथ मिज़ोरम बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा? मिज़ोरम बाउंड्री शेयर करता है। और मिज़ोरम के अलावा एक ये स्टेट बच गया यहाँ पर, तो ये स्टेट जो है ना सारा का सारा ये असम स्टेट है। ठीक है, अब मैप के थ्रू आपने देख लिया कि ये मणिपुर है एज पे जाकर बिल्कुल, और मणिपुर के साथ नागालैंड, असम, मिज़ोरम ये बाउंड्री शेयर करते हैं। ये तो स्टेट हो गए। अगर हम बात करते हैं ना इंडिया के बाहर की कोई कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो ये जो आपको एक यहाँ पर पोर्शन दिख रहा है ना, ये है म्यांमार इसके साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है ईस्ट में। तो म्यांमार आपने ध्यान रखना है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है म्यांमार, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो मणिपुर का अभी आपने मैप के थ्रू समझा, तो मैप के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुए होंगे। मैप की ना थोड़ी सी पिक्चर बनानी है नॉर्थ ईस्ट की माइंड में, फिर ये याद रहेंगे आपको। अब मणिपुर तो हो गया क्लियर। और अगर आपको पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पीजीटी पेपर 1 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में अगर आप अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ आप हमें डायरेक्टली एक तो ईमेल कर दें, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए गए हैं, वहाँ से भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आप ईमेल कर देंगे तो अच्छे से आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और साथ में आपको पेमेंट ऑप्शन वहीं पर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज़ लॉन्चिंग इट्स ऑन सैटेलाइट इन इंडिया। तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपना ही जो है वो उपग्रह लॉन्च किया है? एक ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिसने जो है वो अपना एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है। तो ये है कौन सी यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो क्या किया गया है? अपना उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है कि इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसको AMU भी कहा जाता है। तो AMU अगर दे दिया गया ऑप्शन में शॉर्ट में, तो भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में ये क्वेश्चन बनता है, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका फॉर्मर नेम क्या था? इसका मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था?
तो इसका पुराना नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और इसका नया नाम फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1927 में पड़ा था। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि एक बार एचएएस के एग्जाम में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब की गई थी। वो 1887 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की स्थापना की गई थी। बनारस यूनिवर्सिटी जिसको BHU कहते हैं, इसकी स्थापना 1916 में जो था वो की गई थी। बॉम्बे में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1857 में जो था वो की गई थी। तो इनको अरेंज करने को भी दे देते हैं, ये एचएएस में भी क्वेश्चन आया है, तो ये आपने यहाँ से ना इस तरह की चीज़ें भी क्लियर रखनी है। आपने अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ है, उसके लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं, लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं टीपू सुल्तान डाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मैसूर वॉर। तो बोलते हैं कि टीपू सुल्तान का देहांत ना कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था। टीपू सुल्तान का देहांत हुआ कब था, कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था, कितने एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। खासकर जो साइंस के बच्चे हैं ना, वो इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें। आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ करंट अफेयर ही आएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी बताऊंगा जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और पिछली बार जो था वो पीजीटी के पेपर में पूछा गया था। अभी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 4th एंग्लो मैसूर वॉर था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान का देहांत हुआ था। कब हुआ था टीपू सुल्तान का देहांत, पूरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एचएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टीपू सुल्तान का देहांत कब हुआ था। टीपू सुल्तान ना 4th एंग्लो मैसूर वॉर जो 1799 में स्टार्ट हुआ था, उसमें जो था वो मारा गया था। मतलब टीपू सुल्तान का देहांत जो था वो 1799 में हुआ था। इसकी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी, तो उसको डिफेंड कर रहा था, उस दौरान इसका देहांत हुआ था। तो एक बात तो आपकी क्लियर होगी कि टोटल ना 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। ये जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ये 1767 में जो था वो स्टार्ट हो गया था और 1769 तक ये चला था। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1779 में जो था वो स्टार्ट हो गया था, 1784 तक चला था। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1790 में स्टार्ट हो गया था, 92 तक जो था ये चला था। चौथा 1799 में हुआ था, और जिसमें टीपू सुल्तान का जो था वो देहांत हो गया था, और मैसूर जो था वो ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा जो था वो कनकर कर लिया गया था। मैसूर पर जो था वो ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा जीत हासिल कर ली गई थी। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हुए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज राइबोफ्लेविन। तो बोलते हैं कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको राइबोफ्लेविन जो था वो कहा जाता है, जिसका नाम राइबोफ्लेविन है। तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास अलग अलग विटामिन हैं। तो इनमें से विटामिन B2 ऐसी है, विटामिन B2 ऐसी है जो राइबोफ्लेविन के नाम से जानी जाती है। हमारे पास विटामिन A है, विटामिन B है, B के अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि विटामिन B1 है जिसको थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 है जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 है जिसको नाइसिन कहते हैं, विटामिन B5 है, पैंथोथेनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B7 है जिसको बायोटिन कहते हैं, विटामिन B12 है जिसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, और विटामिन बी के बाद विटामिन सी भी जो है वो आती है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो कहा जाता है। और ये जो है वो जो मतलब इसमें इसके कारण जो कोई रोग होता है तो स्कर्वी रोग जो है वो इसके कारण होता है। लेमन, ऑरेंज और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं ना वो खाने चाहिए, और विटामिन सी की कमी को दूर भगाना चाहिए। और विटामिन ए का नाम तो बताया ही नहीं, विटामिन ए का केमिकल नाम जो है वो रेटिनल है, रेटिनल इसका केमिकल नाम है। विटामिन सी के बाद जो है वो डी भी आता है, डी का जो है केमिकल नाम है कोलेसेलिफिरोल, ये इसका नाम है। विटामिन ई भी आता है, इसका केमिकल नाम टोकोफिरोल है, और विटामिन के आता है जिसका केमिकल नाम फ्लोकिनन है। ये आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो आपने भी तो जीके पढ़ी है अच्छी खासी, तो रिवीजन आपका हो जाएगा। एक बीमारी है जिसका नाम है बेरी बीमारी जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? बेरी का रोग जो है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो पिछले पेपर में आया है, वो ये क्वेश्चन है, रिवाइज्ड क्वेश्चन है पीजीटी का पिछले सालों का। बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश जो था ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, या फिर इसकी रचना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो था वो की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
देखो यहाँ से सीधा आपका एक नंबर पक्का करवाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश आपने ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो था, ये ऑथर थे इसके, और दयानंद सरस्वती जो था ये इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा कब की गई थी? 1975 में जो था वो की गई थी, और बॉम्बे में की गई थी, परंतु 19 नहीं 18 होगा, 19 कहाँ से आ गया, 18 आपने ध्यान रखना है, 1875 में की गई थी। और 1877 में इसका मुख्यालय जो था वो लाहौर को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, क्या बैक टू वेदास का नारा जो था वो इनके द्वारा दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है कि बैक टू वेदास का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ही। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। आपके पास यहाँ पर देखें कुछ ऑप्शंस हैं, आपके पास दिए हुए 4 ऑप्शंस। वर्ड जो है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस की स्पेलिंग क्या होती है, मैं डायरेक्टली आपको स्पेलिंग बता दूंगा, परंतु पहले आप क्या कीजिए कि हर एक स्पेलिंग को पढ़िए और टिक कीजिए खुद से कि इसकी करेक्टली स्पेलिंग जो है वो कौन सी है। करेक्टली स्पेलिंग इसकी होती है APPEARANCE। कौन सी? APPEARANCE। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। अपीयरेंस ये इसकी सही स्पेलिंग है। आगे इंस्पेक्टर दिया गया है, तो इंस्पेक्टर की सही स्पेलिंग आसान है, INSPECTOR। ऑप्शन डी सही आंसर है, इंस्पेक्टर की ये सही स्पेलिंग होती है। अगला देखें, पाप और पुण्य में समास पूछा गया है। तो पाप और पुण्य मैंने एक दिन भी एग्जाम्पल देके समझाया था कि पाप और पुण्य हो गया, रात और दिन हो गया, ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन सी द्वंद्व समास जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब मैं 3 ऐसे समास कोई भी बताऊंगा आपको जिनके अलग अलग एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। सबसे पहला है द्वंद्व समास, पाप और पुण्य इसका है, दुख और सुख भी जो है वो इसका ही एग्जाम्पल है, दिन और रात भी इसका एग्जाम्पल है, भाई और बहन भी इसका एग्जाम्पल है, राजा और प्रजा भी जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एक ये समास हो गया। इसके अलावा एक हम अव्ययी भाव समास जो है वो जान लेते हैं कि अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से हैं। तो अव्ययी भाव समास जो है जैसे कि प्रतिदिन हो गया, भरपेट हो गया, भरपूर हो गया, रात भर हो गया, बेनाम हो गया। अव्ययी भाव समास का ना पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, तब इनका पता जो है वो चल जाता है। जैसे कि यथासंभव हो गया, यथाशक्ति हो गया, ये सारे अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। एक हम द्विगु समास के एग्जाम्पल जान लेते हैं। द्विगु तो बड़ा ही आसान है। द्विगु के हो गए जैसे कि चौराहा हो गया, चौराहा इसका एक एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा ही। चौराहा के अलावा जो है वो पंचवटी इसका उदाहरण हो गया, त्रिफला इसका उदाहरण हो गया। ये सारे जो हैं वो इसके उदाहरण हैं, तो ये आपने ध्यान रखने हैं। चलो अब आपके लिए एक काम है। आपके लिए काम क्या है कि तत्पुरुष समास जो है ना, तत्पुरुष समास के 3 एग्जाम्पल आप कोई भी बता दो। ठीक है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तत्पुरुष समास के जो तत्पुरुष हमारे पास समास है उसके कोई भी 3 उदाहरण आपने बताने हैं। एक अच्छा रिवीजन आपका साथ में यहाँ से चलते चलते हो जाएगा। और देखो जो चीज़ें आपको नहीं आती ना उनको कमेंट किया करें। एक मतलब अगर आप कमेंट करेंगे ना तो आपको भूलेंगे नहीं कोई चीज़ें, पेपर में बैठकर याद आएगा कि आपने कमेंट किया था, ये क्वेश्चन आपको भूल रहा था, तो आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली इन विच कैटेगरी ग्वालियर वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो बोलते हैं कि हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ग्वालियर को किस श्रेणी में शामिल किया गया है। पिछले कल हमने डिटेल से ये क्वेश्चन पढ़ा था और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेस्ट सीरीज़ का आपको पता है, डेफिनेटली वहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। आज वैसे भी एलाइड टेस्ट जो है वो हमारी जो है वो एलाइड टेस्ट सीरीज़ का जो है वो टेस्ट आज हमने रखा है, तो वो अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम्स में, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।